दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की प्रेमा की जो बनारस के घाट के पास स्थित एक चोल में अकेली अपने 2 साल के बेटे के साथ रहती है। एक दिन उसके दरवाजे पर रात के समय एक घायल व्यक्ति आता है और उस रात के बाद प्रेमा की जिंदगी बदलने लगती है और उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। बनारस के रीवा घाट की गलियों में चोल में एक छोटी सी भाड़े वाली कोठी में प्रेमा नाम की विवाहित लड़की रहती थी, जो विवाहित होकर भी अकेले ही जीवन यापन अपने 2 साल के बेटे आदित्य के साथ कर रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। प्रेमा को प्यास लग रही थी। प्रेमा अपने बिस्तर पर अपने बेटे आदित्य को सोया हुआ देखकर किचन की तरफ पानी पीने के लिए जाने लगती है। प्रेमा जैसे ही पानी पीती है, अभी एक घूंट ही प्रेमा के गले से नीचे उतरा था पानी, तभी प्रेमा के घर के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ दस्तक होती है। प्रेमा मन ही मन सोचती है, इतनी रात को कौन हो सकता है, छोड़ो, गलती से किसी ने बजा दिया होगा। प्रेमा पानी पीकर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी फिर से दरवाजे पर खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। प्रेमा कुछ देर रुक जाती है, यह सोचकर कि पता नहीं इतनी रात को कौन होगा, कहीं चोर ना हो, फिर तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। प्रेमा यही सब सोचती रहती है, लेकिन दरवाज़ा बार बार खटखटाता रहता है। बहुत देर तक दरवाज़ा लगातार खटखटाते रहने पर प्रेमा के मन में सूझता है, कहीं शायद किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो, और प्रेमा अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लेती है और दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खटाक से खुलता है, वैसे ही एक नौजवान हट्टा कट्टा लड़का प्रेमा के घर के अंदर घुस जाता है। प्रेमा उस लड़के पर चिल्लाती हुई, तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों घुसे आ रहे हो, और ये क्या, तुम्हारे पैर से इतना खून क्यों बह रहा है, तुम्हारे पैर में गोली क्यों लगी है, किसने मारी गोली, पुलिस ने मारी गोली, तुम चोर हो या फिर क्रिमिनल हो। प्रेमा ने इतने सारे सवाल एक ही सांस में पूछ डाले। नौजवान लड़के ने प्रेमा से कहा, अभी बस चुप करो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दे दूंगा, अभी जितना कहता हूँ उतना कर दो, प्लीज़, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। प्रेमा डरती हुई, हाँ हाँ बोलो, क्या करूँ। देखो, तुम्हारा जो भी नाम है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। मुझे अभी गर्म पानी की ज़रूरत है और एक धारदार चाकू ला दो जल्दी से, वरना मेरे पाँव में इन्फेक्शन फैल जाता है। प्रेमा उस नौजवान से कहती है, हाँ मैं अभी लाई, तुम यहीं आराम से बैठो। प्रेमा जल्दी जल्दी किचन में जाकर गर्म पानी करती है और किचन के यूज़ के ही चाकू को गर्म करके साफ कर लेती है। गर्म पानी के पतीले और चाकू को लेकर उस नौजवान लड़के के पास आ जाती है। नौजवान लड़का प्रेमा के हाथ से चाकू लेकर अपने पैर में लगी गोली को निकालने की कोशिश करने लगता है, पर दर्द ज़्यादा होने की वजह से वह ऐसा कर नहीं पाता है। प्रेमा उस नौजवान को तकलीफ़ में देखती है तो उसका दर्द प्रेमा से देखा नहीं जाता है और प्रेमा उस लड़के से कहती है, क्या मैं मदद करूं? प्रेमा की तरफ देखते हुए वो लड़का कहता है, हाँ कर दो, और सुनो, जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही करो। चाकू के नुकीले हिस्से की तरफ से गोली लगे हुए स्थान में अंदर के आधे भाग तक ले जाओ। अगर मैं चिल्लाया तो भी तुम नहीं रुकना और एक ही झटके में गोली को पैर से बाहर निकाल देना। नौजवान लड़की की बात सुनकर प्रेमा अपना सर हिलाते हुए अपने काम में लग जाती है। प्रेमा बहुत ही मजबूरी से चाकू पकड़कर गोली को एक ही बार में पैर के अंदर करते हुए बाहर निकाल देती है। गोली निकलते वक्त वो लड़का बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, पर उसके चिल्लाने से पहले ही प्रेमा उस नौजवान के मुंह पर अपना हाथ ज़ोर से दबाते हुए रख देती है और उसकी चीख बाहर नहीं आ पाती। प्रेमा जल्दी जल्दी गर्म पानी से सिकाई करके अपने ही एक दुपट्टे से गोली लगे हुए स्थान पर बांध देती है। प्रेमा उसको पहले से राहत में देखती है। वह अच्छा महसूस कर रहा था और अपनी आंखें मूंदने की कोशिश कर रहा था। तभी प्रेमा जल्दी से किचन में जाती है और फटाफट दूध में हल्दी मिलाकर गर्म करके हल्दी वाला दूध बनाती है और उसे पिलाने के लिए ले आती है। प्रेमा उस लड़के के पास आती है तो देखती है वो लड़का सो गया है। फिर प्रेमा उसको हिलाते हुए उठाती है, उठो उठो, ये दूध पी लो। उस नौजवान की नींद भरी आंख प्रेमा की मीठी आवाज़ से खुल जाती है और अपने मन में सोचने लगता है, मैंने तो कभी भी दूध नहीं पिया, बस वोडका के साथ
अपनी रातें गुजारी हैं और चुपचाप रहता है। प्रेमा उसको चुपचाप देखती हुई पूछती है, क्या सोच रहे हो? हल्दी वाला दूध है, पी लो, दर्द में आराम मिलेगा। और तुम्हारा नाम क्या है? प्रेमा उसे दूध देते हुए उसका नाम पूछती है। देव। देव नाम है मेरा। और तुम्हारा क्या नाम है? देव की बात सुनते ही प्रेमा इधर उधर देखने लग जाती है और सोचने लग जाती है, बताऊं या ना बताऊं। प्रेमा को इधर उधर देखते हुए देव हंसकर कहने लगता है, इधर उधर नाम है तुम्हारा? नहीं, प्रेमा नाम है हमारा। देव दूध पीते पीते प्रेमा की तरफ देखता है और कहता है, बहुत ही प्यारा नाम है प्रेमा। वैसे तुम घर में भी अपना चेहरा छुपा कर ही रखती हो क्या? देव के प्रश्नों का बिना उत्तर दिए ही कहती है, तुम यहीं सो जाओ और सुबह होने से पहले ही मैं उठा दूंगी। तुम यहाँ से चले जाना, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। प्रेमा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। देव भी वहीं हॉल में लेट जाता है और 1-2 घंटे आराम करके वहाँ से निकलने के लिए उठता है। तभी प्रेमा का ख्याल मन में आता है और देव सोचता है, प्रेमा को उठाकर कह देता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। देव प्रेमा के कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही प्रेमा के कमरे में पहुँचता है, प्रेमा पर देव की नज़र पड़ती है। देव की नज़रें बस प्रेमा को निहारते ही रहती हैं। खिड़की से चांद की रोशनी आती हुई प्रेमा का चेहरा चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत, रोशनी के लिए रौनक दमकती हसीन लाली को चुराता हुआ। जो भी प्रेमा की खूबसूरत चांद से चेहरे का दीदार कर ले, वो तो प्रेमा का दीवाना हो ही जाए। थोड़ी देर के लिए देव भी प्रेमा की खूबसूरत चेहरे को देखते ही अपना सब कुछ भूल गया था। पर पैर के जख्म ने दर्द से देव को प्रेमा के ख्यालों से बाहर निकाल दिया। फिर देव देखता है, एक छोटा सा मासूम बच्चा प्रेमा के बगल में सोया हुआ है। देव दोनों को नज़र भर देखकर चुपचाप बिना कुछ प्रेमा से बोले दरवाज़ा धीरे से खोलकर चला जाता है। देव अपने ठिकाने पर पहुंचता है जहां देव की हर रात गुजरती थी। मंजरी। मंजरी बनारस के एक मशहूर कोठे वाली है जिसकी सुंदरता का दीवाना सभी कोठे पर आने वाले मर्द होते हैं, जो सिर्फ देव का ख्याल रखती है। देव की आहट पाते ही मंजरी देव के करीब आती है और कहने लगती है, कहाँ था सारी रात? मुझे कितना फिक्र हुई, तुम नहीं आए। कम से कम बता कर तो जाते जहाँ भी जाना हो। पता है ना तुम्हें, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है। देव अपने पैर के जख्म मंजरी को दिखाते हुए मंजरी के कमरे की तरफ आगे बढ़ जाता है। देव मंजरी के कमरे में जाकर मखमली बेड पर लेट जाता है। मंजरी भी आकर देव के बगल में बैठ जाती है। वो उसके पैर का घाव देखकर परेशान हो जाती है और मंजरी देव से पूछने लगती है, देव बताओ ना, सारी रात कहाँ थे और तुम्हारे पैर में गोली कैसे लगी? देव मंजरी की बात को टालता हुआ, तुम्हें तो पता है ना, इस धंधे में कभी भी मुझे कुछ भी हो सकता है और मुझे अब सोने दो, मुझे अब आराम की ज़रूरत है। देव कुछ ही देर बाद नींद के आगोश में चला जाता है। मंजरी वहीं देव के पास बैठकर देव को निहारने लगती है और मन ही मन सोचती है, बस कुछ दिन और इंतज़ार के लम्हे बाकी हैं, उसके बाद देव सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। कोठे की मालकिन लताबाई मंजरी को आवाज़ देती है, मंजरी, अरे ओ मंजरी, कहाँ हो? मंजरी झट से बेड से उठती हुई आवाज़ लगाती है, आई काकी बाई। मंजरी लताबाई को प्यार से काकी बाई बुलाती थी। जी काकी बाई, कहिए, इतनी सुबह सुबह क्या काम आ गया जो मुझे बुला रही हो? अरे मंजरी, तू तो है कि बस देव के चक्कर में रहती है और तू सारे ग्राहकों को तेरी ही खूबसूरती चाहिए। आखिर कब तक चलेगा इस तरह अपना धंधा पानी? मंजरी ठुमकती हुई बोलती है, काकी बाई, पिछले रविवार को ही पूरे 50,000 रुपये दिए थे ना देव बाबू ने, फिर इतनी जल्दी काहे मांग रही हो पैसे? तुम्हारे कहने के मुताबिक देव बाबू ने उससे भी ज़्यादा ही पैसे दिए हैं। देख मंजरी, तू देव के चक्कर में ना पड़। तू सोचती है कि देव तेरे साथ शादी करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देव के झूठे प्रेम से बाहर निकल मंजरी, वो तुझे प्यार नहीं करता। काकी बाई, आप देव के बारे में ऐसी बातें ना करो। तुमको पैसे चाहिए तो मैं दिला दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी मेरी बातें तुमको ख़राब लग रही हैं। जब देव तुमको खुद कहेगा कि मुझे शादी नहीं करनी है, तब देख लेना, तुम खुद ही देव की शिकायत करने रोते रोते मेरे पास आओगी। तब ना कहना हमने तुमको समझाया नहीं।
लता बाई की बातें सुनकर मंजरी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर प्रेमा की नींद आंख से खुलते ही वह झट से उठकर कमरे के बाहर आती है देव को जगाने के लिए, पर प्रेमा देखती है देव जा चुका है। प्रेमा मन ही मन सोचती है, चलो अच्छा हुआ देव उजाला होने से पहले ही चला गया। प्रेमा अपने घर के कामों में लग जाती है, जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने बेटे आदि। प्रेमा आदित्य को प्यार से आदि बुलाती है, उठाती है। उठ जा मेरे प्यारे आदि। आदि थोड़ी ही देर बाद उठ जाता है और प्रेमा आदि का मुंह हाथ धोकर साफ कर दूध का डब्बा देती है पीने के लिए। आदि को भी भूख लगी होती है। आदि थोड़ी ही देर में दूध का भरा बोतल खाली कर देता है और वहीं बैठकर खेलने लग जाता है। प्रेमा हर रोज की तरह अपने ही हाथों से बनाए खिलौनों को रीवा घाट पर बेचने के लिए अपनी दुकान की तरफ अपना चेहरा दुपट्टे से ढककर आदि को गोद में लिए चल देती है। रीवा घाट पर पहुंचते ही सभी जानने वाले प्रेमा से पूछने लगते हैं, आ गई बेटी, चल अब जल्दी से दुकान खोल ले। हाँ सहनी काकी आ गई, और आपके लिए लड्डू भी लाई हूँ, पूरे शुद्ध देसी घी से बनाई हूँ। लो काका खा लो। सच में प्रेमा बिटिया, तेरे हाथों में तो जादू है। तेरे हाथ के जैसे बनाए लड्डू कोई भी नहीं बना सकता। इसलिए तो कहता हूँ तू अपना एक ढाबा खोल ले। ना सहनी काका, अभी नहीं, जब आदि बड़ा हो जाएगा तब। अभी ये छोटा है, इसकी देखभाल भी तो करनी है, और वैसे भी हाथों से बनाए खिलौने से घर का खर्च आराम से निकल जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है बिटिया, तू अपना काम देख और ला आदि को तब तक घुमा देता हूँ। प्रेमा अपनी गुजर बसर के लिए हर रोज सुबह 10 बजे आती और दोपहर में 3 बजे तक अपने खिलौनों की दुकान बंद कर अपने घर चली जाती। आज भी प्रेमा 3 बजे दुकान बंद कर अपने घर पर आ गई। घर का दरवाज़ा खुलते ही प्रेमा को किसी मोबाइल पर कॉल आने का रिंग सुनाई दिया। अरे मेरे घर में किसका फ़ोन बज रहा है? प्रेमा इधर उधर देखने लगती है। तभी आदि नीचे ज़मीन पर कुर्सी के नीचे से मोबाइल ले आता है और पटक पटक कर खेलने लगता है। प्रेमा आदि से मोबाइल मांगने लगती है, पर आदि जितना ही मोबाइल का रिंगटोन बजता है उतना ही ज़्यादा पटकने लगता है और मोबाइल टूट जाता है। मोबाइल के टूटने से रिंग नहीं बजती है और आदि ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। प्रेमा आदि को चुप कराने लगती है और मन ही मन सोचती है, शायद ये मोबाइल देव का है। अगर वो मोबाइल लेने आया तो मैं क्या बोलूँगी? प्रेमा मन ही मन चिंतित होने लगती है। अगर मैंने अच्छे से देखकर मोबाइल हटा लिया होता तो मोबाइल आदि के हाथों ना टूटता। देव देर तक सोता रहता है। तभी मंजरी देव को आवाज़ देकर उठाने लगती है। देव उठते ही अपना मोबाइल फ़ोन पॉकेट में देखता है। नहीं मिलने पर मंजरी के कमरे में ढूंढने लगता है, पर कमरे में भी नहीं मिलता। देव मंजरी को आवाज़ लगाता है, मंजरी मंजरी, तुमने मेरा मोबाइल फ़ोन देखा? नहीं नहीं, तो मैंने तो नहीं देखा। तुमने ही तो कहा है कि मेरा मोबाइल फ़ोन गलती से भी मत छूना। तो मैं भला कैसे जानूं कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देव मन ही मन सोचने लगता है, शायद मेरा मोबाइल फ़ोन प्रेमा के घर छूट गया हो। अब तो रात होने का इंतज़ार करना होगा प्रेमा के घर जाने के लिए। मंजरी देव को हिलाती हुई, देव कहाँ खो गए हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ? नहीं मंजरी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अभी जाना होगा। मैं बाहर ही खाना खा लूँगा। अब जाता हूँ और रात को आऊँगा। हाँ देव, मैं इंतज़ार करूँगी रात होने का। रात के करीब 10 बज रहे थे। प्रेमा अपने घर का दरवाज़ा बंद करके आदि को सुलाने लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद आदि सो जाता है। प्रेमा की आंख भी लग जाती है। रात के 11 बज रहे थे। तभी देव प्रेमा के घर आकर दरवाजे को धीरे से बजाने लगता है। प्रेमा की नींद खुल जाती है। प्रेमा आदि को सोया देखकर दरवाजे के पास जाती है और धीरे से आवाज़ में पूछती है, कौन है? मैं देव, कल रात आया था तुम्हारे घर। मेरे पैर में गोली लगी थी और तुमने मेरी मदद भी की। प्रेमा दरवाज़ा खोलते हुए पूछती है, अब क्यों आए हो? पहले अंदर तो आने दीजिए प्रेमा जी, फिर बताता हूँ। प्रेमा देव को अपने घर में अंदर आने देती है। मेरा मोबाइल फ़ोन छूट गया था, वही लेने आया हूँ। प्रेमा घबराई सी आवाज़ में बोलती है, मुझे माफ़ करें। अरे प्रेमा जी, माफ़ी क्यों? नहीं, वो आपका मोबाइल फ़ोन मेरे बेटे से खेलते वक्त टूट गया। मैं कल ही नया मोबाइल फ़ोन खरीद कर आपको दे दूँगी।
नहीं नहीं प्रेमा जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही नया मोबाइल ले लूँगा। बस उस मोबाइल का सिम दे दीजिए। जी ज़रूर, अभी लाती हूँ। प्रेमा देव को मोबाइल का सिम देते हुए पूछती है, अब आपके पैर का जख्म कैसा है? देव मुस्कुराते हुए, जी अब पहले से ठीक है। और आप घर में अकेली ही रहती हैं? आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते? हाँ, मैं अकेले ही रहती हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं। क्यों, वो आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं? और आप अपने खूबसूरत चेहरे को ढककर क्यों रखती हैं? आपको कैसे पता मेरा चेहरा खूबसूरत है? वो कल रात जब आपको बताने आया कि अब मैं जा रहा हूँ, तो आपके चेहरे पर खिड़की से चांद की रोशनी पड़ रही थी। उस रोशनी में आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे माफ़ कीजिए, मैंने बगैर आपकी इजाज़त के आपको देख लिया। अगर आप बुरा ना माने तो आप अपने चेहरे पर से ये दुपट्टा हटा सकती हैं और खुली हवा में खुलकर सांस ले सकती हैं। क्या करूं देव बाबू, मेरा भी मन रहता है बिना चेहरे ढककर ज़िंदगी गुजारूं, पर प्रेमा एक अनकही ज़िंदगी बन गई। ऐसी ज़िंदगी जिसने अपनों के साथ बनाए रिश्तों की पहचान ही मिट गई। साथ रह गई तो बस वो मनहूस काली रात। मेरा खूबसूरत चेहरा ही मेरे सारे अरमानों का दुश्मन बन गया है। देव प्रेमा की तरफ देखते हुए कहता है, जी मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? प्रेमा मायूस होकर देव बाबू से बोलती है, अच्छा है देव बाबू, समझने की कोशिश भी ना करें। वैसे भी पुराने जख्मों की यादों को ताज़ा नहीं करना चाहती। अब मैं खुश हूँ अपने आदि के साथ। प्रेमा के मायूस चेहरे को देखकर देव बाबू से रहा नहीं गया। ऐसा लगा जैसे उनके साथ ही ये सभी कुछ हुआ हो, पर उनको इस बात की खबर भी नहीं। देव प्रेमा से पूछता है, पर प्रेमा जी क्या हुआ आपके साथ? आप मुझे बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे मेरे भी सारे जख्म आपके ही जख्मों से मेल खाते हैं। रहने दो देव बाबू, आप मेरी मदद नहीं कर सकोगे। मैंने कोशिश की कई दफ़ा पर मदद नहीं मिल पाई। और एक बात, और आज के बाद दोबारा यहाँ ना आना। अगर गलती से भी चोल वालों की नज़र आप पर पड़ जाएगी तो हज़ारों सवालों का जवाब देना होगा मुझे। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अपना घर ठिकाना बना पाई हूँ, वरना इस दुनिया में कौन भला अकेली नारी को अच्छे से रहने देता है। प्रेमा की बात सुनते ही देव की आवाज़ में भारीपन आ जाता है और देव की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। और देव बोलता है, देखो प्रेमा, मैं तुम्हारी बीती कहानी नहीं जानता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बस एक इंसान होने के नाते तुम्हें खुलकर जीने का हक दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि कल तुमने भी मेरी मदद की एक इंसानियत होने के नाते, और अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो कल की रात की मदद के बदले मदद करना चाहता हूँ। देव की बात सुनते ही प्रेमा बोल पड़ती है, आज हमने पहली बार किसी मर्द को अनजान औरत के लिए आंसू बहाते देखा है। हाँ प्रेमा, तुमने बिल्कुल सच ही कहा, पर मेरे आंसू दिखावे के बिल्कुल नहीं हैं। आज कितने वर्षों बाद मेरी आंखों से अनायास आंसू निकल आए और दिल को सुकून जैसा महसूस हुआ। पर कोई बात नहीं प्रेमा, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो यह लो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, बस एक बार इस नंबर पर कॉल कर देना। देव आपकी खातिरदारी में हाजिर हो जाएगा। प्रेमा देव के हाथों से कॉन्टैक्ट नंबर लेते हुए कहती है, पर मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, फिर मैं क्या करूँगी इस कॉन्टैक्ट नंबर को लेकर? देव प्रेमा के कमरे की तरफ बढ़ता है। रुको देव, कहाँ जा रहे हो? बस एक बार आदि को देख लूँ, उसके बाद मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। प्रेमा देव को रोक नहीं पाती। देव आदि के पास आकर उसे निहारता है और फिर आदि के माथे पर प्यारा सा चुंबन करता है और प्रेमा से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। देव के जाते ही प्रेमा अपने घर का दरवाज़ा बंद कर सोने चली जाती है। देव अपने ठिकाने पर मंजरी के पास पहुंचता है। मंजरी सज धज के तैयार रहती है, देव के ही इंतज़ार में। मंजरी देव के करीब आकर बैठ जाती है और कहने लगती है, आ गए देव बाबू, आज बड़ी देर कर दी आने में, पर कोई बात नहीं, आए तो सही। देव मंजरी को अपने पास से हाथ पकड़कर दूर करता हुआ कहता है, प्लीज़ मंजरी, मुझे आज की रात अकेला ही रहने दो। मंजरी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। ऐसा क्यों बोल रहे हो देव बाबू? इससे पहले तो कभी तुमने मुझसे इस तरह की बात नहीं कही। अगले दिन देव दो मोबाइल खरीदता है, एक प्रेमा के लिए और एक अपने लिए। देव प्रेमा के खूबसूरत चेहरे को याद करने लगता है और मन ही मन सोचता है,
चांद से भी खूबसूरत चेहरे के दीदार के लिए अब तो रात होने का इंतज़ार करना होगा। रात के करीब 10 बज रहे थे। प्रेमा आदि को अपने कमरे में साथ लिए लोरी गाकर सुला रही थी। लोरी गाते गाते प्रेमा को देव का ख्याल आने लगता है। प्रेमा अपने ख्यालों से देव को दूर करना चाहती है, पर प्रेमा अपने ख्यालों से देव को बाहर नहीं निकाल पाती और बार बार प्रेमा देव के बारे में सोचने लगती है। प्रेमा मन ही मन सोचती है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं देव के बारे में क्यों सोच रही हूँ। प्रेमा देव के बारे में सोचते सोचते अपने कमरे से बाहर आ जाती है और बाहर आते ही घर के दरवाजे पर किसी के होने की आहट मालूम पड़ती है। प्रेमा अपने चेहरे को दुपट्टे से छुपा लेती है और बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल देती है। तुम्हें मना किया था ना यहाँ नहीं आने से, फिर क्यों आए? तुम नहीं जानते, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुझे परेशानी हो सकती है। मैंने सोचा शायद तुम मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, इसीलिए चला आया मिलने। पर तुमने आज बिना पूछे ही दरवाज़ा क्यों खोल दिया? बिना पूछे कभी भी दरवाज़ा मत खोलना, देव प्रेमा से कहता है। प्रेमा हिचकिचाते हुई, वो मुझे लगा तुम होंगे इसलिए खोल दिया। देव अपने होठों पर मुस्कान लाता हुआ, इसका मतलब मैं सही हूँ, तुम भी मुझे याद कर रही थी प्रेमा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ देव कहो, क्या बात कहनी है? ये अपना खूबसूरत चेहरे को कम से कम मेरे सामने तुम ढक कर मत रखो। इन खूबसूरत चेहरे को थोड़ी सी आज़ादी तो दो, तब देखो कैसे तुम्हारे हसीन होठों पर खुशियाँ हंसी बनकर खिलखिलाकर बाहर आती हैं। तब फिर खुद को आईने में देखो, तुम खुद में भी बहुत ही अच्छा महसूस करोगी। देव की बात सुनकर प्रेमा अपने चेहरे से दुपट्टा हटा लेती है और खुद को देव के सामने महफूज महसूस करती है। देव एक आईना लाकर प्रेमा को देता है। प्रेमा अब खुद को देखो इस आईनों में, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। प्रेमा खुद को आईने में निहारने लगती है। तभी प्रेमा की नज़र देव की तरफ पड़ती है। देव भी प्रेमा को निहारे जा रहा था। देव को इस तरह निहारते देख प्रेमा की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। देव प्रेमा को शर्माते देख प्रेमा से बातें करने लगता है। ये लो प्रेमा, तुम्हारे लिए, इस मोबाइल में मेरा नंबर सेव है, तुम जब भी चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। प्रेमा देव से इनकार करते हुए, नहीं देव, मैं कैसे ले सकती हूँ, और मुझे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत ही क्या, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं जिससे मैं बात करूँ। देव, मैं नहीं ले सकती। देव प्रेमा को समझाते हुए कहता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि रिश्तेदार हो तभी मोबाइल फ़ोन रखें। यह फ़ोन तुम अपनी ज़रूरत के लिए रखो, जब भी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करके अपनी मदद के लिए बुला लेना। प्रेमा मायूस होकर देव से कहती है, देव, मेरी ज़िंदगी एक अनकहे रिश्तों के साथ जुड़ गई है, जो ख़त्म होकर भी मेरे साथ काले साए की तरह रहता है, जिससे मैं चाहकर भी दूर नहीं जा पाती। अच्छा देव, तुम भी तो अपने बारे में बताओ, तुम्हारी भी तो फैमिली होगी। अपनी फैमिली के बारे में बताओ और तुम क्या करते हो, ये सब भी बताओ। हाँ प्रेमा, मेरी भी फैमिली बहुत प्यारी थी। हम सब हमारी फैमिली में मेरी माँ, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई बहुत ही खुश थे, और मैं मुंबई थाने का बहुत ही ईमानदार सब इंस्पेक्टर था। पर हमारी ईमानदारी ही कुछ नामी रईसों को रास नहीं आई। मैं उनके धंधों में रुकावट का कारण बन जाता था। फिर एक दिन हमारी खुशियों को काला ग्रहण लग गया और सब कुछ एक ही झटके में ख़त्म हो गया। मैंने पहले बहुत कोशिश की कि इन दरिंदों को कानून के सहारे सज़ा दिलवाऊं, पर यह मुमकिन नहीं हो सका। उल्टे मुझ पर ही आरोप लगाकर केस फाइल कर दिया गया। फिर मैं खुद ही अपना बदला लेना शुरू कर दिया। बस एक ही मेरा दुश्मन बच गया है, नकुल। बस मैं नकुल को मार दूं तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। फिर मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। फिर चाहे मुझे मौत की भी सज़ा मिल जाए, मैं खुशी खुशी सज़ा को स्वीकार कर लूँगा। नकुल का नाम सुनकर प्रेमा के पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं और वो देव से पूछती है, देव, तुम नकुल को कैसे जानते हो? क्यों प्रेमा, नकुल से तुम्हारा क्या वास्ता? देव, तुम नकुल से मेरा वास्ता पूछ रहे हो? उसी ने तो हमारी ज़िंदगी को गुमनामी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रेमा, तुम क्या कहना चाहती हो, अच्छे से बताओ। देव, तुम सुनना चाहते हो मेरी ज़िंदगी की अनकही कहानी? तो सुनो देव। मैं माधोपट्टी जौनपुर गांव में रहती थी अपने भैया के साथ। हम दोनों बहुत ही खुश थे
और मेरी पढ़ाई भी उस छोटे से गांव के कॉलेज में बहुत ही अच्छे से चल रही थी। तितलियों के जैसे बागों में उड़ना, अपनी सखी सहेलियों के संग खूब हंसी ठिठोली करना, फिर बागों से आम चुराकर भाग जाना, बहुत ही शरारत भरा मिजाज था हमारा। चंचलता तो कूट कूट के भरी थी मुझ में और सबकी चहेती भी बन चुकी थी। मेरे कॉलेज में फेयरवेल की पार्टी की परफॉर्मेंस होने वाली थी। सभी लड़कियों ने अपनी अपनी कला के प्रति भाग लिए थे और मैंने भी नृत्य कला में भाग लिया था। उस पार्टी में मुंबई शहर के जाने माने सभी रईस आए थे। उसी रईस में एक नौजवान 28 वर्ष का नकुल था, जो मुंबई का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। हमारे गांव के कॉलेज को हर साल वे सभी पैसे भी दिया करते थे कॉलेज के प्रोग्रेस के लिए। सभी लड़कियां अपने अपनी कला की अच्छे से तैयारी करने में लगी थी और मैं भी खूब मेहनत कर रही थी अच्छा नृत्य करने के लिए। मैं बहुत ही खुश थी, पर मुझे क्या पता था मेरी ज़िंदगी में गम आने की शुरुआत उस दिन से होने वाली थी। जब मैं स्टेज पर नृत्य करने लगी तो सभी दर्शक मेरे नृत्य को देख ताली बजाने लगे। उस समय हॉल में बस तालियों की गूंज सुनाई पड़ रही थी। मैं भी खुद के नृत्य पर इतना ताली बजना सुनकर बहुत ही खुश हुई। मेरे नृत्य को देखकर नकुल साहब तो मेरे नृत्य और मेरे खूबसूरत चेहरे के दीवाने ही हो गए। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो मुझसे मिले और मेरी बहुत ही तारीफ़ की। उन्होंने कहा, आप एक अच्छी नर्तिका बन सकती हैं। फिर क्या, मेरे भी मन के ख्वाबों को पर लग गए और नर्तिका बनने के ख्वाब में उड़ने लगी। और फिर कुछ दिन के लिए नकुल जी हमारे गांव में ठहर गए और मुझसे रोज़ रोज़ मिलना, उनके कहने पर उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ बातें करना बहुत ही अच्छा लगने लगा। और उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए मेरे भैया से कहा। भैया भी तैयार हो गए। भैया ने सोचा चलो अच्छा है, इतना अच्छा रिश्ता खुद ही आया है तो इनकार क्यों किया जाए। और अगले हफ्ते ही हमारी शादी नकुल जी के साथ हो गई। अगले ही हफ्ते हमारी फ़्लाइट मुंबई जाने के लिए थी। मैं अपना सामान पैक कर रही थी, पर नकुल जी ने मना कर दिया। बोले रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ मुंबई में सभी फैशन के कपड़े पहनते हैं। तो मैं भी उनकी बातें सुनकर खुश हो गई और जाने के लिए तैयार होने लगी। मैंने भैया ने भी मुझे अपना आशीर्वाद देकर कहा, तुम जहाँ भी रहो बहुत ही खुश रहना। और भैया दूसरे शहर में कमाने के लिए चले गए। हम दोनों भी फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ गए और मुंबई एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर नकुल जी के घर पहुंचे। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था, पर अगले ही पल जब मैं गाड़ी से उतरकर घर में प्रवेश किया, फिर कुछ देर के बाद घर के अंदर से 2 साल का छोटा लड़का दौड़ता हुआ नकुल के पास आया और नकुल को पापा पापा पुकारने लगा। फिर नकुल ने अपनी पत्नी जूली को आवाज़ लगाई, जूली जूली, कहाँ हो, जल्दी आओ। नकुल के एक ही आवाज़ में जूली दौड़ी चली आई और मुझे देखते ही समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और कहने लगी, आपने फिर एक और शादी कर ली। मैं अपने साथ ये सब देखकर अंदर से बहुत डर गई थी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चुपचाप मूर्ति बनी खड़ी थी, मानो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दुनिया, मेरी खुशियाँ, मेरे सपने, मेरे अरमान, मेरे दिल की ख्वाहिश, नकुल के साथ ज़िंदगी जीने की उम्मीद, अपना प्यारा सा छोटा सा आशियाना बनाने की चाहत, एक ही पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। पर अभी तो मेरी बर्बादी का समय शुरू ही हुआ था। मुझे इससे भी ज़्यादा दर्द भरे हादसे से गुजरना था। प्रेमा देव को अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाते सुनाते जोर से रोने लगी। देव को प्रेमा की कहानी सुनकर गुस्सा भी आया और दुख भी बहुत हुआ। और देव कहने लगा, प्रेमा आज जी भर कर रो लो, जितना रोने का मन करे रो लो। अपने दिल के अंदर जो दर्द छुपा रखे हैं वो आज इन आंसुओं के साथ बह जाने दो। देव की बातें प्रेमा सुनते ही देव के सीने से लग जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इतना रोती है कि देव का कंधा भीग जाता है। देव कहता है, बस प्रेमा, अब तुम्हारे रोने के दिन गए और उस नकुल के रोने के दिन आ गए। प्रेमा सुसुक सुसुक कर रोती रही हुई, नहीं देव, तुम नहीं जानते नकुल को, वो बहुत ही खतरनाक है। उसके दो रूप हैं, एक मानव और एक दानव से भी बदतर। देव प्रेमा को अपने सामने करते हुए कहता है, प्रेमा, तुम सुसुक कर जब तक रोती हो तो एकदम छोटी बच्ची की तरह लगती हो।
प्रेम की देवा की बातें सुनते ही मुस्कुरा देती है। देव ताली बजाता हुआ, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो प्रेमा, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। अच्छा प्रेमा, आगे की कहानी किसी और दिन सुना देना, अब मैं तुम्हें और रोता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा प्रेमा, एक दोस्त के नाते अगर मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूं तो चलोगी? ये मुमकिन नहीं है देव, हम एक साथ कैसे घूम सकते हैं? अगर चोल वालों ने देख लिया तो फिर मुझे ये कोठी खाली करनी होगी। फिर मैं आदि को ऐसी हालत में लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। प्रेमा, कुछ भी नहीं होगा, बस तुम और आदि शाम को तैयार होकर रावी घाट के सड़कों पर मिलना। मैं एक गाड़ी लेकर वहां रहूंगा और फिर हम साथ घूमने चलेंगे। मेरा विश्वास करो प्रेमा, तुम्हें मेरे साथ घूमकर बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज़ प्रेमा, मना मत करना। और ये मोबाइल भी रखो, अब मैं चलता हूँ। प्रेमा, हम कल शाम को मिलते हैं। देव अपने ठिकाने लताबाई के कोठे पर पहुंचता है। वहां मंजरी देव के इंतजार में गुस्से से मुंह बनाकर बैठी थी। मंजरी के कमरे में देव के आते ही मंजरी देव पर गुस्सा करने लगती है। कहाँ थे अब तक? ये भी कोई वक्त है आने का? समय देखा है कितने हो रहे हैं? रात के पूरे 2 बज गए हैं। मैं देख रही हूँ देव, तुम्हारे रवैये कुछ दिन से बदले बदले लग रहे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब क्यों? देव, देव मेरी तरफ देखो, मेरे सवालों का जवाब दो। देव मंजरी की तरफ देखता हुआ कहता है। मंजरी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मंजरी गुस्साती हुई, फिर क्या वजह है देव, हर रोज इतनी देर से आने की? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहती हूँ, और पता है ना काकी बाई का रवैया। लेकिन अब मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ, मैं किसी और के साथ अब नहीं। वो कहते कहते रुक जाती है। देव, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले चलो, तुम्हारे बिना यहाँ मेरा दम घुटता है देव, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। मंजरी, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। पर तुम तो मेरे साथ जिंदगी जीने के सपने देख रही हो, मेरी राह किसी और पथ को जाती है। हाँ, मैंने कहा था अगर अपने बदले का अंजाम के बाद बच पाऊँ तो अपनी ज़िंदगी साथ गुजारेंगे। पर मैं जिस राह पर हूँ मौत मेरे साथ साथ चलती है, तो तुम उम्मीद ना लगाओ मंजरी। देव की बातें सुनकर मंजरी चुपचाप सो जाती है और देव भी सो जाता है। अगले दिन शाम को देव प्रेमा को कॉल करता है। हेलो देव, बोलो। हाँ प्रेमा, तुम तैयार हो गई? हाँ देव, हो गई, बस आदि को तैयार कर दूँ। ठीक है प्रेमा, आदि को तैयार करो और घर से बाहर निकलते ही कॉल कर देना मुझे। हाँ ठीक है, अब रखती हूँ। प्रेमा आदि को तैयार करके अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लेती है और घर का दरवाजा लॉक कर रीवा घाट की सड़कों की तरफ चल देती है। रास्ते में प्रेमा देव को कॉल कर देती है। प्रेमा आदि को लिए देव के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। देव गाड़ी में पहले से ही आदि के लिए चॉकलेट और खिलौने खरीद कर लाया था। वो सभी खिलौनों और चॉकलेट आदि को दे देता है। आदि चॉकलेट और खिलौनों के साथ गाड़ी में खेलने लगता है। देव गाड़ी चलाता रहता है और प्रेमा से बातें भी करता रहता है। प्रेम और आदि को बहुत ही सुंदर सी जगह पर ले जाता है। नदी के किनारे बहती धारा की कलकल मधुर आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट के गीत, सुंदर सुंदर फूलों से सजी वहाँ का सुंदर मन लुभावन जगह। प्रेमा उस जगह को देखते ही खुश हो जाती है और अपने चेहरे को दुपट्टे से आज़ाद करके इधर उधर घूमने लगती है। देव, आदि और प्रेमा तीनों ही साथ में खूब खेलते हैं और मस्ती करते हैं। शाम कब रात में बदल जाती है, प्रेमा को इस बात का ख्याल भी नहीं होता। बहुत दिनों बाद खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी जी रही थी। देव प्रेमा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर बहुत ही खुश होता है और प्रेमा के करीब आकर कहता है, प्रेमा, तुम इन खुली वादियों के साथ बहुत ही अच्छी लग रही हो, ऐसे ही मुस्कुराते रहना। हाँ देव, तुमने बिल्कुल सही कहा, आज मैंने कितने दिनों बाद इस खुले आसमान के नीचे जिंदगी जी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पुराने दिन लौट आए हों। देव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ नृत्य कर सकती हूँ? प्रेमा की बातें सुनकर देव कहता है, मुझे तो नृत्य नहीं आता, पर तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। प्रेमा देव के पास झट से आ जाती है और उसके साथ नृत्य करने लगती है।
देव सोचता है चलो अच्छा है, प्रेमा ने थोड़ा ही सही पर जिंदगी खुलकर जीने के लिए कदम तो बढ़ाया। देव प्रेमा के साथ नृत्य में साथ देने लगता है। रात के 8 बज गए थे। दोनों को जोर से भूख लगने लगी। प्रेमा अब किसी होटल में चलें, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। हाँ देव, मुझे भी भूख लग रही है। तो चलो किसी अच्छे से होटल में। तीनों ही एक अच्छे से होटल में जाते हैं। प्रेमा आदि को एक चेयर पर बिठा देती है। फिर दोनों खाना खा लेते हैं। देव, अब रात ज़्यादा हो चुकी है, मुझे रीवा घाट की सड़क पर ही छोड़ देना। मैं खुद ही वहाँ से पैदल चली जाऊंगी। पर प्रेमा, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तुम्हें अकेले सड़क पर कैसे छोड़कर चला जाऊं? तुम फिक्र ना करो देव, मैं चली जाऊंगी और घर का पहुंचते ही कॉल कर दूंगी। देव प्रेमा को रीवा घाट की सड़क पर छोड़ देता है और प्रेमा जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ने लगती है। देव वहीं रीवा घाट की सड़क पर प्रेमा के कॉल का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बीत जाने पर भी प्रेमा का कॉल नहीं आता। प्रेमा के कॉल ना आने पर देव घबरा सा जाता है और प्रेमा को कॉल करने लगता है। पर रिंग जाती रहती है, पर प्रेमा कॉल नहीं उठा पाती। प्रेमा के कॉल ना उठाने पर देव बहुत ही बेचैन हो जाता है और उसी वक्त गाड़ी से बाहर निकलकर देव प्रेमा के घर जाने वाली राह की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में देव का मोबाइल फ़ोन पर प्रेमा की कॉल आ जाती है। देव बिना देर किए फ़ोन रिसीव कर लेता है। हेलो प्रेमा, तुम ठीक हो? घर पर पहुंच गई? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी फ़ोन करने में? अब बोलो भी, चुप क्यों हो? अरे देव बाबू, आपके सवालों की लड़ी ख़त्म हो तब ना, एक ही बार में इतने सारे सवाल कर दिए। अच्छा प्रेमा, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए सभी सवाल एक साथ ही पूछ दिए। देव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फ़ोन साइलेंट पर था इसलिए नहीं देख पाई। अच्छा देव, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब तुम भी जाओ। हाँ प्रेमा, ठीक है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। हर रोज़ की तरह देव लताबाई के ठिकाने पर पहुंचकर मंजरी के कमरे में पहुंचता है। पर आज मंजरी बिना देव का इंतज़ार किए ही सो चुकी थी। देव भी मंजरी को सोता हुआ देखकर खुद भी सो जाता है। अगले दिन रात को देव मंजरी के पास ही रहता है। मंजरी देव को अपने पास पाकर बहुत ही खुश हो जाती है, मगर देव थोड़ा गुमसुम रहता है। उसको ऐसा देख मंजरी उसे कहती है, क्यों देव, तुम ऐसे कैसे बदल सकते हो? या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ चुकी है? मुझे बताओ देव। मंजरी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मेरा विश्वास करो मंजरी, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। मंजरी कहने लगती है, देव, मुझे अब तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन अब मुझे तुम्हारे पास आने पर परायापन का एहसास क्यों होता है? पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। अगर कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई है तो तुम मुझे बताओ देव, मैं खुशी खुशी तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले उसका नाम ज़रूर जानना चाहूँगी जो मंजरी की जगह ले चुकी है। देखो मंजरी, तुम ऐसा मत बोलो। प्रेमा बस मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। प्रेमा के दुख मुझसे देखे नहीं जाते। क्यों देव, बस एक दोस्त के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सिर्फ दोस्त लगती है या फिर कुछ और? बस करो मंजरी, बस करो। तुम प्रेमा के बारे में बिना जाने कुछ भी गलत नहीं बोल सकती हो। क्यों देव, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? देव मंजरी पर गुस्सा करता हुआ कहता है, तुम जानना चाहती हो प्रेमा के बारे में, तो सुनो, उसकी दर्द भरी कहानी मैं सुनाता हूँ। देव मंजरी को प्रेमा की दर्द भरी दास्तां सुना देता है। प्रेमा की कहानी सुनते ही मंजरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और देव से कहती है, पर देव, तुमने तो अधूरी ही कहानी सुनाई, आगे की भी सुनाओ। मंजरी, आगे की कहानी तो अभी मुझे भी नहीं पता। जब प्रेमा पूरी कहानी बता देगी तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा। देव, मुझे माफ़ कर दो, ना जाने अनजाने में मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। मुझे इस तरह से तुम पर शक नहीं करना चाहिए। देव, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं भी प्रेमा से मिलना चाहती हूँ।
और प्रेमा को अपनी बहन बनाकर उसका साथ देना चाहती हूँ। नहीं मंजरी, अभी नहीं, पर सही वक्त आने पर मैं ज़रूर तुम्हें प्रेमा से मिलवा दूंगा। मंजरी, रात बहुत हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। सुबह होते ही देव मंजरी को सोते हुए नकुल के ठिकाने के बारे में पता लगाने चला जाता है। नकुल आजकल कहाँ ठहरा रहता है, पर नकुल के बारे में कुछ खास ठिकाने का पता नहीं चल पाता। देव सोचने लगता है, अब मुझे अपने तरीके से पता लगाना होगा, तभी जाकर मुझे नकुल के बारे में कुछ खास जगहों के ठिकाने मिल जाएंगे जहाँ वो अकेला रहता हो। शाम से रात होने लगती है। आज प्रेमा भी देव के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी देव प्रेमा के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। प्रेम जल्दी से दरवाज़ा खोल देती है। आओ देव, अंदर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तुम ठीक हो ना प्रेमा? और आदि कैसा है? हाँ देव, मैं ठीक हूँ, आदि भी ठीक है। और तुम बताओ, नकुल के बारे में कुछ पता चला? कुछ खास नहीं प्रेमा, पर बहुत जल्दी ही पता लगा लूँगा। आज मुझे तुम आगे की कहानी सुनाओ ना प्रेमा। देव, मेरी आगे की कहानी सुनना चाहते हो? हाँ प्रेमा, तुम्हारी कहानी तो मंजरी भी सुनना चाहती है। मंजरी? ये मंजरी कौन है देव? मेरी तन्हाई की साथी। जब भी तन्हा होता हूँ मंजरी ही मुझे संभालती है। मंजरी दिल की बहुत ही अच्छी है और तुमसे मिलना भी चाहती है, पर मैंने कह दिया अभी नहीं, सही वक्त आने पर। अच्छा देव, अब तो मुझे भी मिलना है मंजरी बहन से। प्रेमा देव को कहानी सुनाने लग जाती है। नकुल की पत्नी जूली मुझे एक कमरे में ले जाकर बिठा देती है। उस वक्त शाम हो रही थी। मैं तो जैसे होश में ही नहीं थी। सब कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा था। मैं नकुल के बारे में सोच रही थी, आखिर उसने ये सब मेरे साथ क्यों किया। मैं सोचते सोचते कब सो गई मुझे पता नहीं चला। रात के करीब 10 बज रहे थे। मेरी आंखें जब नींद से खुली तो मैं किसी और के साथ थी। मैं सोचने लगी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी वो गैरमर्द मुझे घूरने लगा। देव, मुझे आज भी याद है उसकी वो खौफनाक आंखें, वो अजीब सी हंसी। मुझे ऐसा लग रहा था देव कि मुझे कोई नशीली चीज़ खिलाई गई है। मैं बेहोश होने लगी। फिर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ उस दरिंदे ने क्या किया। जब आँख खुली तो नकुल मेरे पास आया और कहने लगा, ये रोना धोना बंद करो और खुशी खुशी अपने साथ जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और ऐश की ज़िंदगी जियो मेरे पैसे के साथ, और ख़ुद को साथ संवार कर रखो। ऐसे हालत में तुम अच्छी नहीं लगती हो। और नकुल मुझे कमरे में ही बाहर से लॉक करके चला गया। मैं चुपचाप बस रोती गई। थोड़ी देर बाद ही नकुल की पत्नी जूली आई, मेरे लिए नए कपड़े और ब्रेकफास्ट लेकर। जूली मुझे देखकर रोने लगी। मेरे सुंदर से चेहरे पर दाग के निशान अनगिनत दिख रहे थे और मुझसे कहा, मेरी बहन, तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता के साथ राक्षस ने कितना दुर्व्यवहार किया है। मेरी बहन मत रो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दर्द को, लेकिन अपने पति की इस करनी पर आवाज़ नहीं उठा सकती, नहीं तो मुझे भी वो मार देगा, जैसे पहले ही वो अपनी कई पत्नियों को मार चुका है। पर वो सरेआम निर्दोष बना घूमता है। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। पैसे वाला होने के कारण सबको पैसे के लालच पर खरीद लेता है। मैं जूली की बातें सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगी और जूली ने अपने सीने से लगाकर मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं नकुल की बात मान लूं, नहीं तो वह मेरे साथ और भी बुरा करेगा। मैं जूली की बातें सुनकर बहुत ही डर गई और वहाँ से भागने के लिए सोचने लगी, और मैंने जूली से भी कहा कि वो भी भाग जाए यहाँ से। जूली ने मुझसे कहा, मेरी बहन, भागना आसान है पर छुपना आसान नहीं। नकुल की जान पहचान बहुत दूर दूर तक फैली है। तुम पकड़ी जाओगी, फिर तुम्हारे साथ नकुल और भी गलत व्यवहार करेगा। अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो मैं मदद करूँगी, पर उससे पहले तुम मुझसे एक वादा करो, तभी तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करूँगी। फिर मैं जूली बहन से पूछने लगी,
क्या जूली बहन, आप बोलो। आप जो भी कहोगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जूली बहन, मेरा दम घुट रहा है। एक एक पल यहाँ रहना मेरा मौत से भी बदतर है। हाँ बहन, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए यहाँ एक पल भी रुकना मौत से भी बदतर है। पर सही समय और वक्त आने दो। मैं खुद ही तुम्हें इस जंजाल से बाहर निकाल दूंगी। प्रेमा, तुम मुझसे वादा करो कि यहाँ से बहुत ही दूर चली जाओगी, एकदम अनजान जगह पर जहाँ नकुल का नाम निशान भी ना हो। और अपने चेहरे को हमेशा ही दुपट्टे से ढक कर रखना मेरी बहन, ताकि कभी भी नकुल के आदमियों की बुरी नज़र तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर ना पड़े और तुम सुकून की ज़िंदगी जी सको। हाँ जूली बहन, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपना चेहरा ढक कर ही रखूँगी और बहुत ही दूर चली जाऊँगी। फिर जूली बहन मुझे समझाने लगी, पहले तुम फ्रेश होकर नाश्ता कर लो। यहाँ से भागने के लिए तुम्हारे शरीर को भी ताकत चाहिए। अभी तुम बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हो। इन सभी बातों को समझाते हुए जूली बहन ने मुझसे कहा, अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। अगर ज़्यादा देर यहाँ तुम्हारे पास ठहरी तो नकुल को मुझ पर शक हो जाएगा। फिर मेरा तुमसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और जूली बहन मेरे कमरे से बाहर चली गई। जूली बहन की बात मानकर मैं फ्रेश होकर नाश्ता करने लगी और अपने कमरे में चुपचाप बैठी। फिर रात को मेरे कमरे में नकुल आया और कहने लगा, चलो अच्छा है जो तुमने मेरी बातों को मान लिया। जूली ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में। वैसे प्रेमा, तुम चीज़ बड़ी कमाल की हो। पता है, तुम्हारी वजह से 50 करोड़ की डील मुझे मिल गई है। सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो कल जो सेठ आया था ना, उसने कॉन्ट्रैक्ट डील मुझे दी और वो आज फिर आना चाहता है। तो तुम तैयार रहना। उस सेठ को शिकायत का मौका मत देना। मैंने नकुल की बातों का जवाब नहीं दिया और वो थोड़ी देर के बाद कमरे से चला गया। जूली बहन मेरे लिए रात का खाना लाई और एक नशे की गोली भी ला कर दी और कहने लगी, तुम सेठ के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना और मौका देखते ही ये नशे की गोली सेठ की शराब में मिलाकर पिला देना। वो पूरी रात के लिए बेहोश हो जाएगा। फिर तुम निकलकर भाग जाना। मैंने जूली बहन से पूछा, पर कैसे बहन? आपके घर के दरवाजे तो लॉक होंगे। तो जूली बहन कहने लगी, उसकी फिक्र तुम मत करो। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें लॉक की दूसरी चाबी और कुछ पैसे दूंगी। बस तुम मौका देखते ही भाग जाना। पर जूली बहन, अगर नकुल जान गया कि आपने मेरी मदद की तो वो आपके साथ भी बुरा करेगा। जूली बहन ने मुझे गले से लगाकर कहा, मेरी फिक्र ना कर बहन, मैं सब संभाल लूँगी और मार भी सह लूँगी। लेकिन गम में भी खुशी होगी मुझे कि मैंने तुम्हारी मदद की और एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। फिर जूली बहन मेरे कमरे से चली गई। कुछ देर बाद कुछ पैसों के बंडल और नशे की गोली लाकर जूली बहन ने मुझे दी और संभाल कर रखने को कहा। मैंने अच्छे से उनके दिए हुए पैसे को संभाल कर रख लिया। फिर थोड़ी ही देर बाद सेठ भी आया और उसकी बातें मैं मानती गई और सही मौका देखकर सेठ को नशे की गोली शराब में मिलाकर पिला दी। सेठ आधे घंटे बाद ही पूरा का पूरा नशे में जा चुका था। मैंने पैसे को अच्छे से रख लिया और चाबी लेकर कमरे से बाहर आई और नकुल के घर के दरवाजे के लॉक को खोलकर वहां से बाहर निकली और अपने चेहरे को उसी वक्त दुपट्टे से बांध चली आई यहाँ बनारस में। उस वक्त यहाँ किसी ने भी मुझे अपने घर में रखने से मना कर दिया। फिर मैंने अपनी झूठी कहानी बताई कि मेरा पति जेल में है और मेरा उनके सिवा कोई भी नहीं। तो एक काकी ने हमें ये कोठी दी। फिर कुछ महीने बाद ही मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर 9 महीने बाद आदि का जन्म हुआ और मेरी दुनिया में एक छोटी सी खुशियों की किरण आई और आदि के जन्म के बाद उन गमों को भुलाने लगी और एक नई जिंदगी शुरू करने लगी। लेकिन मैं अभी भी बाहर अपना चेहरा ढक कर ही जाती हूँ ताकि फिर से मुझे किसी दूसरे नकुल से सामना ना करना पड़े।
देव, यहाँ बनारस में तुम्हारे सिवा किसी और ने मेरा चेहरा नहीं देखा है। प्रेमा अपनी कहानी को कहकर उदास सी हो जाती है, पर देव की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। देव अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, प्रेमा, अब और नहीं, तुम ऐसे छुप छुप के नहीं जियोगी। तुम्हारी भी पहचान होगी, अपना वजूद होगा। मैं तुम्हारी इस अनकही जिंदगी के फासले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। प्रेमा, मुझे अभी के अभी जाना होगा, और मुझे ज़रूरत पड़ी तो कॉल कर लूँगा। तुम्हें भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। पर देव, इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हो? मंजरी के पास। प्रेमा, अब मंजरी ही हमारी मदद कर सकती है। मंजरी? पर मंजरी बहन कैसे कर सकती है? अच्छा प्रेमा, काम बन जाने पर सब कुछ बता दूंगा। देव प्रेमा के घर से चल देता है और मंजरी के पास पहुंचता है। मंजरी को प्रेमा की पूरी कहानी सुना देता है। देव मंजरी से मदद मांगता है। मंजरी भी मदद के लिए तैयार हो जाती है। मंजरी देव से पूछती है, पर देव, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? अरे मंजरी, तुम्हारे सिवा इससे अच्छा कोई भी रोल नहीं कर सकता। देव, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं समझी नहीं, अच्छे से समझाओ ना। देखो मंजरी, अब तुम्हें नकुल के साथ झूठे प्यार का नाटक करना है। तुम नकुल को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करो, उसके बाद मैं सब संभाल लूँगा। पर देव, मैं मंजरी हूँ, कोठे वाली हूँ। शायद कहीं मुझे नकुल ने पहचान लिया तो सब बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। मंजरी, तुम मेकअप से अपने चेहरे का कुछ लुक चेंज कर लो ना। और वैसे भी नकुल कोई दूध का धुला नहीं है जो तुम्हारे फंसाने में ना फंसे। बस उसके साथ ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हारा दीवाना हो जाए तुम्हें पाने के लिए, और इस तरह तुम जहाँ भी बुलाओगी नकुल तुम्हारी बताई जगह पर आ जाएगा। ठीक है देव, मैं पूरी कोशिश करूँगी नकुल को अपने झूठे प्यार में फंसाने की। अच्छा, तो कल सुबह होते ही मुंबई के लिए हम दोनों निकल जाएंगे, तो पैकिंग कर लो। मंजरी देव से पूछती है, और प्रेमा को यहीं छोड़कर चलोगे? हाँ मंजरी, प्रेमा अभी यहीं रहेगी। सही वक्त आने पर हम प्रेमा को भी मुंबई बुला लेंगे। देव और मंजरी दोनों ही अगली सुबह मुंबई के लिए निकल जाते हैं, और रास्ते में देव प्रेमा को कॉल करके सब कुछ बता देता है, एक एक प्लानिंग के बारे में समझा देता है। मुंबई पहुंचते ही देव और मंजरी दोनों ही अपने काम को शुरू करने में लग जाते हैं। मंजरी नए स्टाइलिश कपड़े पहनकर नकुल के ऑफिस में जाती है और जॉब के लिए नकुल से मिलती है। क्योंकि मंजरी थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी, नकुल मंजरी का खूबसूरत सा चेहरा और उसके स्टाइलिश कपड़ों को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और अपने ऑफिस में जॉब पर रख लेता है। धीरे धीरे मंजरी भी नकुल को अपने हुस्न का दीवाना बनाने लगती है, और कुछ ही दिन में नकुल मंजरी की सभी बातों को मानने लगता है। अब देव अपना ठिकाना बताता है नकुल को वहां पर बुलाने के लिए। मंजरी भी नकुल को अपने बताए हुए जगह पर आने के लिए मना लेती है। देव के हिसाब से सारी प्लानिंग सही जा रही थी। देव प्रेमा को भी कॉल करके बुला लेता है मुंबई में। ठिकाने वाली जगह पर देव और प्रेमा ने सीसीटीवी कैमरे लगाकर लाइव टेलीकास्ट के लिए तैयार कर रखे थे। देव और प्रेमा दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बस अब नकुल के आने का इंतज़ार है, और उसके आते ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। इस तरह देव और प्रेमा नकुल और मंजरी के आने का इंतज़ार करने लगते हैं, पर मंजरी नकुल को लेकर नहीं आती। देव और प्रेमा को इंतज़ार करते करते दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, पर दोनों नहीं आते। दोनों के ना आने पर देव समझ जाता है मंजरी के साथ ज़रूर ही कुछ बुरा हुआ है, वरना मंजरी नकुल को लेकर यहाँ ज़रूर आ जाती। 2 दिन बाद देव के मोबाइल पर एक एमएमएस आता है। उस एमएमएस में मंजरी का वीडियो क्लिप रहता है। देव उस वीडियो क्लिप को देखकर हैरान सा हो जाता है और कहने लगता है, ये क्या हो गया?
प्रेमा देव को परेशान सा देखकर पूछती है, क्या हुआ देव, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? देव, और ऐसा क्यों बोला कि ये क्या हो गया? देव प्रेमा को मंजरी का वीडियो क्लिप दिखा देता है। अब तो प्रेमा भी बहुत ही परेशान सी हो जाती है। उस वीडियो में नकुल ने मंजरी को रस्सियों से बांध कर रखा था। तभी देव के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। देव कॉल रिसीव करता है। फ़ोन से दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्यों देव बाबू, अचंभित हो गए ना वीडियो देखकर? कुछ समझ में आया या फिर समझाऊं? तुम्हें क्या लगा खेल बस तुम ही खेलने आते हैं? अरे देव बाबू, अभी आप खेल में नए नए हो। माना कि खून में जोश है, अभी जवानी का खून है तो खून में गर्मी है, पर अपनी जवानी के जोश को यूं जाया ना होने दो। देव नकुल पर गुस्सा करता हुआ जोर से चिल्लाकर बोलता है, चुप कर जल्लाद, मैं तुम्हारे जैसा नहीं। जो अगर असल में मर्द है तो आ मेरे सामने खेल के मैदान में, फिर मर्दों वाली खेल खेलते हैं। तब देखते हैं जीत किसकी होती है, मेरी या तुम्हारी। नकुल देव से कहता है, अच्छा सुन देव, मैंने तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए कॉल नहीं किया। मुझे पता चल गया है कि प्रेमा तुम्हारे ही पास है। तो अगर तुझे मंजरी सही सलामत चाहिए तो प्रेमा को मुझे सौंप दे। मैं आधे घंटे में कॉल करके एड्रेस बताता हूँ। और अब कॉल रखता हूँ। तभी दूसरी तरफ से कॉल काट दी जाती है। कॉल के कट जाने पर देव चिल्लाता हुआ गुस्से में बोलने लगता है, साले छुप छुप कर दुनिया वालों को बेवकूफ़ बना रहा है। बस एक बार तेरी सच्चाई सबके सामने ला दूं, फिर सभी मिलकर करेंगे तेरे गंदे खेलों का हिसाब और प्रेमा को मिलेगा इंसाफ। प्रेमा रोती हुई देव से कहती है, देव मैंने कहा था ना देव, नकुल बहुत ही खतरनाक है। उसने मंजरी बहन के साथ भी दुर्व्यवहार किया। भला मंजरी बहन ने नकुल का क्या बिगाड़ा था जो मंजरी बहन को ऐसी सज़ा मिली? और इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। देव प्रेमा को समझाते हुए, प्रेमा इधर देखो मेरी तरफ। मंजरी के साथ जो हुआ उसकी हालत की जिम्मेदार तुम नहीं, मैं हूँ प्रेमा। प्लीज़ प्रेमा, तुम खुद को संभालो और खुद को हिम्मत के साथ बांध कर रखो। जीत हमारी ही होगी। मंजरी का दिया हुआ साथ यूं ही बेकार नहीं जाएगा। देव तो प्रेमा को संतावना दे देता है, पर देव को खुद भी समझ में नहीं आता है अब वो क्या करे, और मन ही मन भगवान को याद करने लगता है, हे प्रभु, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएं ताकि दुष्ट नकुल का संहार हो सके। थोड़ी ही देर के बाद देव के मोबाइल पर फिर से अनजान नंबर से कॉल आती है और देव अपने ख्यालों से बाहर आता है। तब तक कॉल कट जाती है। फिर से अनजान नंबर देखकर देव को लगता है कि नकुल ने ही किया होगा। कॉल फिर से आने लगती है। अब की बार देव कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो, आप देव बोल रहे हो? मैं जूली, नकुल की पत्नी बोल रही हूँ और आपकी मदद करने के लिए फ़ोन किया है। मंजरी मेरे साथ ही है, लो बात करो देव। हेलो मंजरी, तुम ठीक तो हो ना? मंजरी रोती हुई, कुछ ठीक नहीं है देव, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज़, नकुल बहुत ही गंदा इंसान है। वो तो जूली बहन ने मुझे बचा लिया तहखाने से। नकुल ने मुझे तहखाने में छुपा रखा था। शुक्र मनाओ भगवान का कि जूली बहन ने नकुल को तहखाने से निकलते देख लिया। तो जूली बहन को नकुल पर शक हुआ और तहखाने में आकर देखा तो मैं मिली। फिर मैंने प्रेमा की पूरी कहानी जूली बहन को बता दी और फिर जूली बहन हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गई। हाँ मंजरी, तुम फिक्र ना करो, मैं आता हूँ अभी के अभी और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मंजरी, तुम जूली बहन को फ़ोन दो। हाँ देव बोलो। जूली बहन, मैं अभी आता हूँ, तब तक आप अपना और मंजरी का ख्याल रखें। हाँ देव, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, हम दोनों कहीं और ही छुपे हुए हैं। देव, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। देव प्रेमा से कहता है, प्रेमा, मुझे अभी के अभी ही निकलना होगा मंजरी को बचाने के लिए।
प्रेमा देव से कहती है, देव मुझे भी ले चलो अपने साथ। नहीं प्रेमा, तुम यहीं रहो, वहाँ खतरा हो सकता है। अगर फिर से नकुल मंजरी के पास आ गया तो, और आदि को कौन संभालेगा? आदि के पास भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना देखभाल के लिए। तो तुम आदि के ही पास रहो। प्रेमा देव से रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज़ देव, आदि को भी साथ ले चलते हैं। मैं आदि को संभाल लूँगी। हम दोनों साथ में रहेंगे तो ठीक रहेगा। देव प्रेमा से कहता है, नहीं प्रेमा, तुम क्या कह रही हो? आदि एक छोटा बच्चा है। इन सब से दूर रखो आदि को। अगर आदि को कुछ हो जाएगा तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। प्रेमा, वक्त कम है, मुझे अब निकलना होगा और तुम अच्छे से रहना और आदि का भी ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। देव के जाने पर प्रेमा भी जल्दी जल्दी अपने पीठ पर आदि को अपने दुपट्टे से बांध लेती है और चुपके से देव के पीछे पीछे आने लगती है। देव जूली बहन के बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है और देव जूली बहन को आवाज़ लगाने लगता है, जूली बहन आप कहाँ हो? मैं देव आ गया, आप कहाँ हो? जूली बहन सामने आओ ना। देव जैसे ही बोलता है मैं आ गया, तभी ज़ोर ज़ोर से ताली बजने लगती है। तालियों की आवाज़ सुनकर देव की नज़रें ऊपर की तरफ जाती हैं और देव ऊपर की तरफ देखने लगता है। देव अकचकचाकर कहता है, तू? हाँ मैं। क्यों? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ। नकुल देव पर हंसता हुआ, तो मंजरी को लेने आया था ना, पर पाया मुझे। वैसे मंजरी भी बड़ी कमाल की चीज़ है। देव नकुल पर गुस्सा करते हुए, साले कमीने, गंदी जुबान से मंजरी का नाम न ले, चुप कर। देव और नकुल के बीच बहस शुरू हो जाती है और इसी बीच प्रेमा चुपके से आकर दोनों को बातें में उलझा हुआ देख वक्त का फ़ायदा उठाते हुए हॉल में अंदर प्रवेश कर जाती है। देव नकुल से कहता है, अरे मर्द है तो नीचे आ। इस तरह हीरो के जैसे ताली क्यों बजा रहा है? हीरे भी तब ताली बजाकर खुश होते हैं जब घर में नई खुशियों का आगमन होता है, यानी कि नई जिंदगी पर तुझ पे तो धिक्कार है दुष्ट नर। तू नर के रूप में नरभक्षी बना है, वैसी दानव है तू। नकुल देव की बातें सुनते ही गुस्से में आकर नीचे आ जाता है और देव से लड़ने लगता है। देव और नकुल में हाथापाई होने लगती है। दोनों लड़ने में भिड़ जाते हैं। तब तक प्रेमा दबे पांव के सहारे सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। प्रेमा मंजरी और जूली बहन को सभी कमरों में ढूंढने लगती है। तभी अचानक एक छोटे से कमरे से आवाज़ आती है, देव हम दोनों यहाँ हैं। प्रेमा उनकी आवाज़ सुनते ही जल्दी से उस कमरे की तरफ जाती है और रस्सियों से हाथ पांव बंधे हुए हालत में मंजरी और जूली को देखती है। प्रेमा जल्दी जल्दी दोनों के हाथ पांव पर बंधी रस्सी को खोल देती है। प्रेमा मंजरी और जूली से पूछती है, बहन तुम दोनों ठीक तो हो ना? जूली और मंजरी एक ही साथ में बोलते हैं, हाँ बहन हम दोनों ही ठीक हैं। मंजरी कहती है प्रेमा से, बहन अभी हमें नीचे हॉल में जाना चाहिए, देव को हमारी ज़रूरत होगी। प्रेमा कहती है, अभी रुको बहन, सभी एक साथ नहीं जाएंगे, बारी बारी से जाएंगे। जूली प्रेमा से कहती है, पर बहन तुम्हारे साथ तो आदि है ना, फिर छोटे से बच्चे को लेकर तुम कैसे आओगी? अगर आदि को चोट लग गई तो? प्रेमा तुम आदि के साथ ऊपर ही रहो, हम दोनों नीचे जाकर सब संभाल लेंगे। प्रेमा कहती है, ना जूली बहन, यह लड़ाई मेरी ज़िंदगी से जुड़ी है, इसे ख़त्म भी मैं ही करूँगी। तो बहन आप आदि को संभालो, और वैसे भी ये अब थोड़ी ही देर में सो जाएगा, क्योंकि मैंने आदि को कफ सीधा पिला दिया था ताकि आदि को नींद आ जाए। जूली आदि को प्रेमा की पीठ पर से ले लेती है और आदि को सुलाने की कोशिश करती है। प्रेमा अपने मोबाइल फ़ोन से पुलिस को भी कॉल कर देती है और अपना मोबाइल फ़ोन मंजरी को देते हुए कहती है, मंजरी बहन आप यह मोबाइल लो और वीडियो बनाते रहो ना, और वायरल भी कर देना। अब मैं नकुल के पास जा रही हूँ।
प्रेमा नकुल के सामने चली जाती है। देव प्रेमा को देखकर कहने लगता है, प्रेमा तुम यहाँ क्यों आई? मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। प्रेमा देव की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ देव, पर यह कहानी मुझसे ही शुरू हुई है और मैं ही अब इसे ख़त्म करने वाली हूँ। प्रेमा एक अनकही जिंदगी, आज पूरी दुनिया जानेगी मेरी सच्चाई। आज पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। प्रेमा इतने कहते ही ज़मीन पर नीचे बैठकर रोने लगती है। नकुल प्रेमा को रोते हुए देखकर कहने लगता है, कहा था ना तुझको, मेरी बातों को मान ले और सारी उम्र मेरे पैसों पर ऐश करती रहे, पर तूने नहीं मानी और पता नहीं कैसे यहाँ से भाग गई। पर कोई बात नहीं प्रेमा, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी कि पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था। आज भी मैं उस पल को फिर से महसूस करने के लिए तरसता हूँ। और वो सेठ भी, वाह क्या गजब का वो दिन था जब मैं करोड़ों में खेलने लगा था। पर कोई बात नहीं प्रेमा, अब तुम मिल गई हो ना, तो फिर से वो दिन आ जाएंगे। प्रेमा नकुल की बात सुनते ही जमीन पर से उठकर नकुल के पास आती है और नकुल के दोनों गालों पे थपथपा कर कई चांटे एक साथ जड़ देती है और नकुल के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। मजरी ने नकुल की सारी बातों का वीडियो क्लिप बनाकर वायरल कर दिया। मंजरी और जूली भी नीचे हॉल में नकुल के पास आ जाती हैं और मंजरी नकुल से कहने लगती है, नकुल अब तुम्हारे ऐश के दिन गए, अब जेल जाने की तैयारी करो और जेल जाकर जिस्मों से खेलना नहीं बल्कि पत्थरों से बनी चक्की से खेलना, तब तुझे मजा आएगा। मंजरी की बातें सुनकर नकुल गुस्से में आकर एक रिवॉल्वर निकालता है और प्रेमा के सर पर रखकर कहता है, तुम सब मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा रास्ता छोड़ो नहीं तो मैं प्रेमा को मार दूंगा। देव प्रेमा की तरफ देखने लग जाता है और मन में सोचता है ये क्या हो गया। तभी मंजरी अचानक से जमीन पर नीचे धड़ाम से गिर जाती है। मंजरी के नीचे जमीन पर गिरते ही जूली भी नीचे जमीन पर बैठ जाती है और मंजरी के शरीर को हिला हिला कर कहने लगती है, उठो मंजरी बहन, उठो, क्या हो गया तुम्हें? मंजरी बहन, या फिर मेरे पति नकुल ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया जो तुम अचानक से ज़मीन पर गिर गई। जूली की बातें नकुल सुनते ही चिल्लाने लगता है, जूली मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, बस मंजरी को मैंने रस्सियों से बांधा था। इस तरह नकुल का ध्यान बढ़ जाता है। तभी जूली धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने पति नकुल के पैरों के पास जाकर नकुल के पैर पर जोर से धक्का दे देती है। नकुल धक्का खाते ही नीचे जमीन पर गिर जाता है और नकुल के हाथ से रिवॉल्वर दूर गिर जाता है। देव दौड़ता हुआ जाकर रिवॉल्वर को जमीन पर से उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। नकुल जमीन पर से हंसता हुआ उठता है, हा हा हा, और अपने कोट के पॉकेट से एक और रिवॉल्वर निकालकर बोलने लगता है, तुम सबको क्या लगा मुझसे जीत जाओगे? ये कभी नहीं हो सकता, मरोगे, तुम सब मरोगे। सबसे पहले तो मैं जूली को ही मारूंगा। अगर इसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मेरी ऐसी हालत नहीं होती। इतना कहते ही नकुल जूली पर गोली चला देता है। गोली सीधे जूली के सीने में लग जाती है। जूली के पास प्रेमा दौड़ती हुई आती है, जूली बहन, आपको कुछ नहीं होगा, बस आप अपनी सांसें लेते रहिए। जूली होठों पर मुस्कान लाते हुए, नहीं मेरी प्यारी बहन, शायद मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। मैं भी तो सब कुछ जानते हुए नकुल का साथ देती रही और नकुल अपने वहशीपन का खेल खेलता रहा। प्रेमा, इस दुनिया से मेरे जाने का वक्त आ गया है, बस तुम मेरे बेटे अभिनव का ख्याल रखना, हो सके तो उसको माँ का प्यार देना। इतना कहते ही जूली इस दुनिया को अलविदा कह देती है। प्रेमा गुस्से में आकर नकुल के पास जाती है और कहने लगती है, तू कितना बड़ा दानव है, तू किसी का नहीं हो सकता, तूने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा,
अब तो तेरा मिटना एकदम संभव है। अब देख, मैं तेरा काल बनकर तेरा संहार करूंगी। नकुल प्रेमा से कहने लगता है, ना ना प्रेमा, ऐसा ना कहो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो तो बस देव है जिसकी वजह से ही सब कुछ बना बनाया खेल बिगड़ गया। इतना कहते ही नकुल देव के सामने रिवॉल्वर कर देता है और कहने लगता है, अब तेरी बारी है मरने की। प्रेमा देव के बारे में नकुल के मुंह से मरने की बात सुनते ही गुस्से में आकर काली चंडी का रूप ले लेती है और नकुल को मारना शुरू कर देती है। और नकुल के हाथ से ही रिवॉल्वर लेकर सारी की सारी गोलियां नकुल के सीने में चला देती है। नकुल का काम तमाम वहीं पर हो जाता है। ये सब दृश्य मंजरी देखते ही देव के हाथों से पहले वाली रिवॉल्वर लेकर नकुल के पास जाकर फिर से नकुल के सीने में सारी की सारी गोली चला देती है। मंजरी को ऐसा करते देख देव और प्रेमा हैरान से हो जाते हैं। हॉल के ऊपर रेलिंग के सामने से आदि का रोता हुआ देख देव दौड़ता हुआ आदि के पास जाकर अपनी गोद में उठा लेता है और नीचे हॉल में आ जाता है। तभी पुलिस वाले और मीडिया वाले भी आ जाते हैं, पर पुलिस वाले आते ही दो लाश पाते हैं, एक नकुल की और एक नकुल की पत्नी जूली की। मंजरी और प्रेमा के हाथों से पुलिस रिवॉल्वर लेकर रख लेती है। पुलिस और मीडिया वाले नकुल के गंदे कामों की सच्चाई का वीडियो माध्यम से जान जाते हैं। फिर भी पूछते हैं, नकुल का खून किसने किया? प्रेमा और मंजरी दोनों ही साथ में कहने लगती हैं, मुझे हथकड़ी पहनाओ, मैंने मारा। पुलिस दोनों को हथकड़ी पहना देती है और उस हॉल में से बाहर की तरफ ले जाती है। तभी हॉल के बाहर सड़क पर पब्लिक आ जाती है और प्रेमा और मंजरी के सपोर्ट में कहने लगती है, आबरू लूटने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं रहती तो मैं भी यही करती। आप मुझे पहनाओ पहले यह हथकड़ी। इस तरह सभी पब्लिक आगे बढ़ती गई और यही बात को दोहराते गए, सब लोग मुझे पहनाओ हथकड़ी। पब्लिक की भीड़ और सभी सच्चाई को देखते हुए पुलिस प्रेमा और मंजरी को छोड़ देती है और पुलिस वाले भी हंसते हंसते हथकड़ी निकाल देते हैं। और पुलिस प्रेमा से कहती है, प्रेमा, अब खुलकर जीना सीखो और अपने चेहरे को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम आज़ाद हो। प्रेमा पुलिस की बातें सुनकर अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। प्रेमा को हंसते हुए देख पब्लिक भी अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए हंसने लगती है। देव का खोया हुआ सम्मान उसे वापस मिल जाता है और साथ ही बड़ी इज्जत और पुरस्कार के साथ देव को सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी मिल जाती है। प्रेमा नकुल के घर जाकर उसके बेटे अभिनव को भी ले आती है और इन सबसे दूर जाने के लिए तैयार होने लगती है। देव प्रेमा को आदि और अभिनव के साथ जाते देख पूछने लगता है, प्रेमा कहाँ जा रही हो? प्रेमा कहती है, अपनी दुनिया बसाने देव, और तुम भी मंजरी के साथ अपनी दुनिया बसा लो। देव प्रेमा से कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप सा रहता है। मंजरी प्रेमा को जाती देख कहती है, रुको प्रेमा, कहाँ जा रही हो? जरा सोचो तो, अकेले आदि और अभिनव को लेकर कहाँ रहोगी? प्रेमा बोलती है, पर मंजरी बहन, अब और मदद नहीं लेना चाहती मैं। मेरी वजह से आप दोनों ने बहुत कष्ट झेले हैं, अब और नहीं बहन। आप और देव अब साथ रहो, आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। मंजरी प्रेमा को डांटती हुई, अच्छा जी, जो मन में आएगा वो ही बोल दोगी? कभी अपने दिल से पूछा या देव से पूछा वो क्या चाहता है? प्रेमा देव तुमको चाहता है, उसे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है और तुम्हें देव के साथ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ना जाओ देव को छोड़कर। मंजरी देव और प्रेमा के हाथों को लेकर एक दूसरे के हाथ में थमा देती है और कहती है, ऐसे ही हमेशा साथ रहो और मुस्कुराते रहो। अब मैं जा रही हूँ। प्रेमा मंजरी से पूछती है, पर आप कहाँ जा रही हैं?
आप तो हमारे साथ भी रह सकती हैं। मंजरी मुस्कुराते हुए, कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम सभी को छोड़कर। बस नकुल के करोड़ों के बिजनेस को संभालने जा रही हूँ, ताकि अभिनव और अनाथ बच्चों के काम में आ सके वो सभी पैसा। मंजरी की बातें प्रेम और देवा सुनते ही मुस्कुराने लगते हैं और देव प्रेमा को अपने गले से लगा लेता है।